हेलो फ्रेंड्स, रैंकर्स पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा जो परीक्षाएं संपन्न कराई जाती हैं जिसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को इस वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग हल कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज एक नई परीक्षा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ही कंडक्ट कराई गई है, असिस्टेंट सांख्यिकी अधिकारी की परीक्षा 2014 के जीएस के प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत हल करेंगे। तो आइए जो है स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन क्या है? एक गोलाकार प्रोटीन। हीमोग्लोबिन एक गोलाकार प्रोटीन है। रुधिर वर्णिका या हीमोग्लोबिन पृष्ठवंशियों की लाल रक्त कोशिकाओं और कुछ अपृष्ठवंशियों के ऊतकों में पाया जाने वाला लौह युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला धातु प्रोटीन है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन फेफड़ों या गीलों से शरीर के शेष भागों को ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जहां वह कोशिकाओं के प्रयोग के लिए ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। तो ये हीमोग्लोबिन से संबंधित प्रश्न था। आप इसको एक बार व्याख्या पर नज़र डाल लें। दूसरा प्रश्न है वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वायु की आर्द्रता या नमी को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे हाइग्रोमीटर कहा जाता है। यह आर्द्रता मापी यंत्र भी कहते हैं और हाइग्रोमीटर को आर्द्रता मापी यंत्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है सापेक्ष गति का सिद्धांत किसने दिया? तो सापेक्ष गति का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित सापेक्ष गति सिद्धांत के दो भाग हैं। पहला विशिष्ट सापेक्ष गति सिद्धांत और दूसरा सामान्य सापेक्ष गति सिद्धांत। आइंस्टीन ने एक प्रसिद्ध समीकरण E=mc² दिया था। चौथा प्रश्न है राइट ब्रदर्स ने खोज की थी, तो राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज की खोज की थी। राइट बंधु में ऑरविल राइट तथा बिल्बर राइट शामिल हैं। इन्होंने अपनी उड़ान 17 दिसंबर 1903 को उत्तरी कैरोलिना के किटी हॉक से 4 मील दक्षिण में भरी। तो राइट बंधुओं ने क्या खोज की थी? हवाई जहाज की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गर्म कपड़े शरीर को ठंडे मौसम में गर्म रखते हैं, ऐसा वे करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? जो चार विकल्प दिए गए हैं उसमें गर्मी देकर, शरीर से गर्मी को बाहर जाने से रोककर, बाहरी वातावरण की ठंड को शरीर में पहुंचाने से रोककर और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा क्यों कर पाते हैं? उसका कारण है गर्म कपड़े शरीर को ठंडे मौसम में गर्म रखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे कपड़े शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकते हैं, जिससे शरीर गर्म रहता है। क्योंकि गर्म कपड़े ऊन के बने होते हैं और ऊन उष्मा का कुचालक होती है, इसलिए गर्म कपड़े उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं और शरीर गर्म रहता है। छठा प्रश्न है भारत के उच्चतम न्यायालय ने आधार कार्ड की वैधता मानते हुए उसे निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक माना है? तो किसके लिए आवश्यक माना है? आयकर रिटर्न भरने के लिए। भारत ने उच्चतम न्यायालय के आधार कार्ड की वैधता मानते हुए उसे आयकर रिटर्न भरने के लिए आवश्यक माना है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में सरकार ने इनकम टैक्स की धारा 139 ए में प्रावधान किया कि 1 जुलाई 2017 के बाद टैक्स रिटर्न भरते समय आधार कार्ड का उल्लेख करना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है ये करंट अफेयर से संबंधित है। सातवां आठवां प्रश्न भी करंट अफेयर से संबंधित है, नौवां भी करंट और 10वां भी करंट अफेयर से। चार प्रश्न जो है करंट अफेयर से संबंधित है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जितने करंट के अफेयर्स के क्वेश्चन आपके पेपर में संभावित होंगे उसका एक अलग वीडियो बनाकर सारे करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हल करा दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है हुमायूं का मकबरा स्थित है, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। वास्तुकला से प्रेरित हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने 1564 ईस्वी में करवाया था। यह मकबरा भारतीय रूप में ईरानी शैली पर आधारित स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है अकबर के शासनकाल में सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई? तो अकबर काल में सबसे पहले तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन किया गया। कब किया गया? सन 1563 में। 1563 में अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए हिंदू तीर्थ स्थानों पर लगाने वाले कर को समाप्त कर दिया। तत्पश्चात 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, 1575 में इबादत खाना की स्थापना और वर्ष 1582 में दीन इलाही का प्रारंभ करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए। अगला प्रश्न है 13वां भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कारों की संख्या 16 है, जो मानव के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु पर्यंत किए जाते हैं। इसके अंतर्गत गर्भाधान, पुंसवन, सीमार्तोयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णभेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह व अंत्येष्टि संस्कार शामिल है। तो कुल 16 संस्कार भारतीय संस्कृति के अनुसार उल्लिखित हैं। 14वां प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना लाला
हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में नवंबर 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य के को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से हुआ था। इसे प्रशांत तट का हिंदी संघ भी कहा गया है। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फुले के द्वारा की गई थी। और सत्यशोधक समाज एक पंथ है जिसकी स्थापना ज्योतिबा राव फुले ने 24 सितंबर 1873 में की थी। इस पंथ का उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांडों, पुनर्जन्म और स्वर्ग नरक के सिद्धांत का विरोध किया था। तो इससे संबंधित अन्य वीडियोस को अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले जो 17-18 वीडियोस बनाए गए हैं विभिन्न परीक्षाओं के जीएस को उसमें हल कराया गया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगर लूनी नदी के किनारे स्थित है? तो दिए गए विकल्पों में अजमेर शहर लूनी नदी के किनारे स्थित है। लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। यह नदी अजमेर के निकट अरावली के पर्वतमाला पश्चिम ढलान से 550 मीटर की ऊंचाई से उद्गमित होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए कच्छ के रण में जाकर मिलती है। इस नदी में अत्यधिक लवणता के कारण इसे लूनी नाम दिया गया है। 17वां प्रश्न है, सबसे अधिक लौह खनिज का भंडार है? तो सबसे अधिक लौह खनिज का भंडार भारत के कर्नाटक राज्य में पाया जाता है, जबकि दूसरे स्थान पर उड़ीसा और तीसरे स्थान पर लौह अयस्क के उत्पादन में उड़ीसा प्रथम स्थान पर, जबकि छत्तीसगढ़ द्वितीय स्थान पर है। अगर देखिए उत्पादन का बात करेगा तो सबसे सर्वाधिक कहाँ उत्पादन होता है? उड़ीसा में। और द्वितीय कौन है? छत्तीसगढ़। अगर भंडार की बात करें तो भंडार में सबसे ज़्यादा कर्नाटक और दूसरे पे उड़ीसा राज्य है। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन उष्ण घास के मैदानों में निवास करती है? तो जो चार जो विकल्प दिए गए हैं उसमें हौसा जनजाति उष्ण घास के मैदानों में निवास करती है। ये जनजाति नाइजीरिया की मूल निवासी है। किर्गिज जनजाति तुर्की भाषा मंगोल प्रजाति के लोग हैं। खजाक सामान्यतः मंगोलाइड जनजाति है। होरेनटॉट्स जनजाति अफ्रीका के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के रामसर स्थलों में सम्मिलित नहीं है? जो प्रश्नकाल के समय सुंदरवन रामसर स्थलों में सम्मिलित नहीं था। इसे कब दर्जा दिया गया? 30 जनवरी 2019 को प्रदान किया गया था। अब सुंदरवन जब प्रश्न पूछा गया था उस समय नहीं था, लेकिन अब सुंदरवन को रामसर में शामिल कर लिया गया है। रामसर क्या है, इस पर एक नज़र डालते हैं। आर्द्र भूमियों पर सम्मेलन रामसर, ये एक स्थान है और ये कहाँ है? ईरान में। और जो रामसर के अंतर्गत सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ? 1971 में हस्ताक्षरित एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण और युक्तिसंगत उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा प्रदान करती है। भारत के रामसर स्थलों में लोकटक झील, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरोरा तक इत्यादि शामिल हैं। वर्तमान में भारत में कुल 54 रामसर स्थल हैं। अब तो और हो गए हैं, अब लगभग 90 के आसपास रामसर स्थल हो गए हैं। तो आप इस करंट की लिस्ट को एक बार इस संबंध में जरूर देख लीजिएगा। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो लौह अयस्क के उत्पादन में ब्राज़ील तीसरा अग्रणी देश है। इसमें क्या दिया है? दक्षिण अफ्रीका। तांबा के लिए यही सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है? आइए व्याख्या देखते हैं। वहीं कोयला के उत्पादन में चीन, बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, जबकि तांबे के उत्पादन में चिली। अब यहाँ क्या दिया हुआ है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ना होकर चिली है पहले पर। चिली, पेरू, चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख स्थान रखते हैं। अतः दक्षिण अफ्रीका में तांबे का उत्पादन बृहद पैमाने पर नहीं किया जाता है। 21वां प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक लंबी तट वाला देश है? तो लंबी तट वाला देश कौन है? विश्व का सर्वाधिक लंबी तट वाला देश, उत्तरी तटरेखा की लंबाई का विवरण दिया है। कनाडा का कितना है? 2,43,000 किलोमीटर। और इंडोनेशिया का कितना है? 5,54,716। रूस का कितना? 37,653 किलोमीटर। इस प्रकार अगर देखें तो कनाडा जो है विश्व का सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 22वां, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक B.R. अम्बेडकर थे। रिपब्लिक पार्टी के संस्थापक B.R. अम्बेडकर ने 30 सितंबर 1956 को पार्टी बनाने की घोषणा की थी, लेकिन इनकी मृत्यु 6 दिसंबर को हो गई थी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 3 अक्टूबर 1957 को की गई थी। पार्टी का अध्यक्ष अम्बेडकर के निकट सहयोगी रहे। मद्रास के वयोवृद्ध नेता राय बहादुर N. शिवराज को चुना गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? B.R. अम्बेडकर।
23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया? तो किसको बताया है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया है, जबकि डायसी ने संविधान रूपी भवन का प्राचीर तथा गजेंद्र गढ़कर ने प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला के रूप में व्यक्त किया। अनुच्छेद 32(1) व्यक्तियों को यह अधिकार देता है कि वह उच्चतम न्यायालय में मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए आवेदन कर सकता है। 24वें प्रश्न की तरफ अगर बढ़ें तो निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? जो 4 विकल्प दिए हैं उसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा करना, ये जो है मौलिक कर्तव्य न होकर ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। आइए इसकी व्याख्या पर एक नज़र डालते हैं। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 51 क को संविधान में जोड़ा गया था तथा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक मौलिक कर्तव्य को और जोड़ा गया, जिसे मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। दिए गए विकल्पों में राष्ट्रगान का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना मौलिक कर्तव्यों में शामिल है, किंतु राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा करना इसमें शामिल नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा करना अनुच्छेद 49 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को नए राज्यों का गठन करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 केंद्र को नए राज्यों के गठन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि राज्य का नाम, क्षेत्र, सीमा परिवर्तन का अधिकार संसद को प्राप्त है, किंतु संसद इसे संविधान में वर्णित नियमों के अनुसार ही कार्यान्वित करेगी। 26वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? तो किसका नहीं प्रयोग किया गया है? संघीय। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रजातांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो अगर हम लोग पूरे प्रस्तावना को पढ़ें तो इसमें कहीं भी जो है संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। 27वां प्रश्न है, कौन सा मत वृहत रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है? जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें भारतीय संघ से स्वतंत्र होने की मांग, पृथक राज्य की मांग और पूर्ण राज्य की मांग, तो ये सभी जो हैं संबंधित हैं। भारतीय संघ में स्वतंत्र होने की मांग, पृथक राज्य की मांग व पूर्ण राज्य की मांग से संबंधित मत बृहत रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है। आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों का छोटे राज्यों में बंटवारा हो रहा है तथा दिल्ली व पौंडीचेरी जैसे केंद्र शासित राज्य पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं। तो ये सभी जो हैं भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए नहीं है? तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें उजाला योजना महिलाओं के उत्थान के विकास से संबंधित नहीं है, जबकि सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जेंडर बजटिंग योजनाएं भारत में महिलाओं के उत्थान एवं विकास से संबंधित है, जबकि उजाला योजना बिजली की बचत तथा एलईडी बल्ब से संबंधित है, जिसकी शुरुआत 5 जनवरी 2015 को हुई थी। उजाला का फुल फॉर्म अगर देखें तो उन्नत ज्योत बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल होता है और इसकी शुरुआत कब की गई? 2015 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में सेक्शन 88 के अंतर्गत कर छूट का उन्मूलन किस समिति द्वारा अनुमोदित है? तो भारत में आयकर अधिनियम में धारा 88 के अंतर्गत कर छूट का उन्मूलन केलकर समिति द्वारा अनुमोदित है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, भारत में प्रारंभ की गई किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय संपोषी विकास था? तो किसका था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का। वर्ष 2012 से 2017 समयावधि के मध्य लागू 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतर, अधिक समावेशी और सतत संपोषणी विकास करना था। यह पंचवर्षीय योजना सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। 31वां प्रश्न है, ग्रीन केमिस्ट्री का अर्थ है वह अभिक्रियाएं जो तो इसका क्या अर्थ है? घातक रसायनों के उत्पादन और उपभोग में कमी लाना।
सामान्यतः ग्रीन केमिस्ट्री अर्थात हरित रसायन का तात्पर्य उन सभी अभिक्रियाओं से है जो घातक रसायनों के उत्पादन और उपभोग में कमी लाती है। इसका उद्देश्य रासायनिक उद्योग के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है। ग्रीन केमिस्ट्री सुरक्षा को प्राथमिकता देने के साथ ही ऊर्जा दक्षता में सुधार व जहरीले रासायनिक कचरों को नष्ट करने पर जोर दे रही है। 32वां प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाने वाला तत्व है। इसकी उपस्थिति शरीर में 65% के बराबर होती है, जबकि कार्बन की उपस्थिति 18.5%, हाइड्रोजन की उपस्थिति 9% तथा नाइट्रोजन की उपस्थिति 3.2% होती है। तो इस प्रकार जो ये परीक्षा संपन्न कराई गई थी असिस्टेंट सांख्यिकी की, उसमें सामान्य अध्ययन के 32 प्रश्न पूछे गए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।